ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में बताया था, सुनाया था कि जी मास्टर जी का सभी बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब आगे चलते हैं। होली का त्यौहार आ गया शिरडी में, और महाराष्ट्र में दोस्तों होली मनाई जाती है 5 दिन के बाद। यानी होली नहीं, वहाँ मनाई जाती है रंग पंचमी। हमारे यहाँ मनाते हैं धुलेंडी, जबकि महाराष्ट्र में मनाई जाती है रंग पंचमी। अब होली जिस दिन जलनी थी, कुलकर्णी सरकार अपनी बहन से तो दुखी थी, उसको काफ़ी कुछ सुना चुके थे। तो होली लग गई, सभी गांव वालों ने मिलजुल के होली लगाई। अब बाबा को तो लीला अपनी दूसरी ही दिखानी थी। लीला क्या दिखानी थी? कुलकर्णी सरकार अपने पत्नी रुक्मणी जी के साथ कि रुक्मणी चलो होली की पूजा के लिए लेट हो रहे हैं। रुक्मणी जी बेचारी क्या करती हैं, जी सरकार चलो। होली की पूजा के लिए पति पत्नी आए, होली की पूजा हुई, और पूजा करने के बाद सभी ग्रामवासियों को पूजा करने की अनुमति मिल गई। उसके बाद सभी ने पूजा की। अब महाराष्ट्र में एक प्रथा और है, वो प्रथा है गाली गलौज की। गाली गलौज की रस्म, जो कि होली जलने के बाद बाकायदा स्टेज सजता है और उसके ऊपर बड़ी सभ्यता के साथ गाली देते हैं। एक अपने अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। पहले से ही व्यक्ति चुन लिया जाता है कि किसके ऊपर भड़ास निकालनी है। बच्चों की मनाई रहती है उसके अंदर, उस प्रतियोगिता के अंदर, उस रस्म के अंदर बच्चों की बिल्कुल मनाई रहती है कि बच्चा कोई उसमें नहीं रहेगा। सभी बच्चों को होली जलने के बाद भगा दिया गया। लेकिन कुलकर्णी सरकार का भांजा उसे नहीं भगा पाए कोई भी, और उल्टे कुलकर्णी सरकार ने उसको शह दे दी कि ये मेरा भांजा है, ये कहीं नहीं जाएगा। और गोविंदा जानबूझ के रुका हुआ था। क्यों? उसे पता था कि नहीं भी आएगा जो मेरी माँ के बाल काट के जाता है। क्या आज उसके ऊपर उसकी अपनी सारी भड़ास निकालूंगा? आज उसकी खबर लेता हूं। खैर जी, एक एक करके आते रहे, अपनी अपनी भड़ास निकालते। अंत में नाई आया। नाई ने कहना चालू किया, उधर से गोविंदा आया कि फालतू मत बोल। इस तरह से उसने उसे काफी हद तक सुना दिया। उसको सुना दिया। उधर से कुलकर्णी सरकार चिल्लाए, गोविंदा। जी गोविंदा कहाँ सुनने वाला था, उसने उल्टे अपने मामा को खरी खोटी सुना दी। अब दोस्तों, कथा के अंदर जो उसने सुनाया वो तो सुनाना उचित नहीं है, इसलिए बंद शब्दों के अंदर सुनाया जा रहा है कि उसने अपने मामा को खरी खोटी सुना दी। अब उसने खरी खोटी सुना दी तो मामा को गुस्सा आया, कुलकर्णी सरकार को। उन्होंने हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले गए। इधर बाबा जबरदस्ती, बाबा ने श्रीकांत मास्टर जी को जबरदस्ती होली पर इनवाइट किया कि श्रीकांत चलो, तुम्हारी जरूरत है। जब आधे रास्ते में पहुंचे, श्रीकांत ने कहा, बाबा ने श्रीकांत से कहा, श्रीकांत जल्दी पहुंचो, कुलकर्णी वाड़े में तुम्हारी जरूरत है, कुछ नया देखने के लिए मिलेगा।
श्रीकांत जी पहुंच गए। देखा क्या कि कुलकर्णी वाड़े में कुलकर्णी सरकार गोविंदा को खींच कर ले जा रहे हैं और उनका हाथ छूट के गोविंदा जो था होली के अंदर गिरने के लिए तैयार हुआ। दौड़ के श्रीकांत ने उसे बचाया। उसे बचाने के लिए के चक्कर में गोविंदा को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन श्रीकांत का हाथ जल गया होली की लपटों में। काफी देर तक बाबा भी वहां पहुंच गए। कुलकर्णी अपने गोविंदा को लेकर चला गया। केशव खड़ा रह गया, बाबा खड़े रह गए और तुम्हारे गांव वाले थे, तो बाबा ने सभी गांव वालों को विदा किया कि आप सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। होली बन गई, अब रंग पंचमी के लिए तैयारी करें। और केशव को बोला कि तुम्हारे छोटे भाई को जरूरत है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने वाड़े में पहुंचो। उधर केशव निकल लिया। बाबा ने श्रीकांत से भी कहा, श्रीकांत फिलहाल घर जाओ, और बाबा अपने द्वारका माई आ गए। अगले दिन बाबा को तो पता था कि होना क्या है। श्रीकांत जी सवेरे नहाए, नहाते समय उनके हाथ में फफोले पड़ गए जले के, और उसके अंदर बड़ी भयंकर घाव हो गया। श्रीकांत सोचते रहे क्या करूं क्या करूं। बाबा के पास पहुंचे। साईं, रात गोविंदा को बचाने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। बाबा ने कहा, मुझे पता था आप ही इसका इलाज कर सकते हैं, इसलिए मैं सीधा आपके पास आया। बाबा ने कहा, नहीं श्रीकांत, इसका इलाज मैं तुम्हारा नहीं कर पाऊंगा। कुलकर्णी सरकार बहुत बड़े वैद्य हैं, आप उनके पास जाओ। बाबा के पास जीपरी और तात्या और भी कई बच्चे थे। वो सोचने लगे, साईं किसी को ऐसे नहीं कहते, जरूर कोई वजह है जो इसे कुलकर्णी सरकार के पास भेज रहे हैं। खैर जी, श्रीकांत कहने लगे, ठीक है साईं, आपकी आज्ञा, जैसे आप कहेंगे वैसे करता हूँ। कुलकर्णी से आप कह रहे हैं तो कुलकर्णी सरकार के पास जाता हूँ। श्रीकांत पहुंच गए कुलकर्णी सरकार के पास। पहले तो कुलकर्णी ने अंदर आते हुए देखा श्रीकांत को कि ये क्यों आ रहा है भाई, आज होली तो कल थी, अब तो रंग पंचमी मनेगी, अब आता तो कोई बात थी, लेकिन फिलहाल तो आज कोई काम नहीं, क्यों आ रहा है? अपने नौकरों से कहा इसे बार की बार चलता करो। अब श्रीकांत कहने लगा, भाई मेरा हाथ जला है और मैं कुलकर्णी सरकार के पास इलाज कराने के लिए आया। नौकर फिर भी भगाने लगे। कुलकर्णी ने सुना, उसने कहा, हो चलो, कोई व्यक्ति तो ऐसा गांव में आया नया जो कि मेरे पास इलाज कराने आया, ना कि उस फकीर के पास गया। मूर्ख को ये नहीं पता था कुलकर्णी को कि उस फकीर ने ही तेरे पास भेजा है, कि उसके पीछे भी बहुत बड़ा खेला है। खैर उसने नौकरों से कहा, बुलाओ अंदर। अंदर बुलाया। अरे अध्यापक जी, आप यहाँ आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, बताइए क्या सेवा करता? अरे सरकार, मेरा हाथ जल गया था। अरे ये तो बहुत मेरा सौभाग्य है, मेरे को आपका इलाज करने का मौका मिला। अध्यापक तो देश की शान है, भविष्य है, इस तरह से बातें उसने, और उनके हाथ पे मलहम वगैरह लगाया, पट्टी वट्टी कर दी। उसके बाद कि अध्यापक जी, मैं चाहता हूँ, जब आपका हाथ तो अभी काम करने लायक है नहीं, कि जब तक आपका हाथ ठीक नहीं हो जाता आप भोजन दोनों समय का मेरे वाड़े में ही करें। श्रीकांत कह रहे, नहीं सरकार, इसकी आवश्यकता नहीं, हमारा फर्ज बनता है, और आप दोनों वक्त का भोजन आज से ही वाड़े में करें। ठीक है जी। श्रीकांत जी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है सरकार, जैसे आपकी इच्छा, बहुत बहुत आभार, कि फिलहाल मैं चलता हूँ, भोजन के समय आ जाऊंगा। ऐसा कहकर श्रीकांत तो गए निकल। इधर कुलकर्णी को भी कुछ काम था। कुलकर्णी ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जी, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, काम सारा जीव करेगी, यानी उनकी बहन। घर का सारा कार्य ये करेगी, खाना बनाना सब कुछ ये करेगी, और तुमने अगर किचन में कदम रखा, भोजन गृह में कदम रखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रुक्मणी बेचारी क्या करती क्या नहीं करती, उन्होंने कहा ठीक है सरकार। अब जियो की आ गई आफत, क्योंकि वो तो कुछ काम करना जानती नहीं थी, करती नहीं थी। नौकरानी से कहा कि तू भी कोई काम नहीं करेगी, केवल बताती जरूर है ना कि क्या होगा क्या बनेगा। और आज त्यौहार का दिन है, त्यौहार के हिसाब से व्यंजन बनाए जाएं। और अध्यापक जी खाने के लिए आएंगे, उन्हें समय से खाना खिला देना। अध्यापक जी आए समय से, कुलकर्णी सरकार तो कह के चले गए बाड़े से बाहर। अध्यापक जी समय से खाने के लिए आए तो जैसा भी खाना बनाया उनकी बहन ने, जीव ने, गोविंदा की माँ ने परोस दिया। गोविंदा खाना लेके जा अध्यापक जी के। खैर जी गोविंदा खाना ले आए। गोविंद और वो इतना कह के पढ़ के वहीं किचन में दीवार से टेक लगा के सो गई। गोविंदा ने कहा मौका अच्छा, गोविंदा ने उसमें मिर्ची मिला दी खाने की हर सब्जी में, जबकि खाना अच्छा बनाया था उसने भी। अब मास्टर जी ने जैसे ही पहला निवाला रखा मुंह में, मिर्ची से उनका मुंह बिलबिला गया और मास्टर जी चिल्लाने लगे तो इतने में नौकरानी पानी ले आई। जब जीव की समझ में आया कि अच्छा गोविंदा ने इसमें मिर्ची मिलाई थी। खैर मास्टर जी खाना खा के दूसरी थाली लगाई गई मास्टर जी के लिए। उसके बाद जीव ने बरसना चालू किया तो मास्टर जी ने उनको रोका, क्योंकि घर में कुलकर्णी सरकार नहीं थे, रुक्मणी जी भी बीमार थी तो इसलिए वो आराम कर रही थी। तो मास्टर जी ने जीव को बुलाया कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसको देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा गोविंदा के प्रति। वो आपसे बहुत नफरत करता है, आप रुको मैं अभी आया। मास्टर जी दौड़ते हुए अपने घर गए। घर से गोविंदा ने, असल में मास्टर जी ने सभी बच्चों को होली के उपलक्ष्य में आखिरी दिन, जिस दिन से छुट्टी पड़नी थी, बच्चों को होलिका दहन की तस्वीर बनाने के लिए कहा था। सभी बच्चों ने तो तस्वीर बनाई, लेकिन गोविंदा ने बनाया एक गंजी चुड़ैल जिसके दांत बाहर को निकले हुए, सिर गुंजा, यानी उसने अपनी माँ की तस्वीर बनाई अपने हिसाब से। मास्टर जी तस्वीर ले आए, दिखाई इसको, तब उसकी जीव की समझ में आया अच्छा मेरा बच्चा इतनी नफरत करता है। खैर वो तस्वीर दिखा के मास्टर जी बाबा के पास लौट आए। बाबा उन्हें समझाते रहे, लेकिन अभी भी मास्टर जी की समझ में नहीं आया कि उन्हें करना क्या है। कहने लगे साईं कैसे गोविंदा का इलाज किया जाए। बाबा ने कहा सब्र रखो। अब अगले दिन जब स्कूल खुला, गोविंदा जा रहे थे पाठशाला पढ़ने के लिए। रास्ते में माधव का बेटा उद्धव वो मिला गोविंदा को। गोविंदा भी पाठशाला के लिए निकले, लेकिन रास्ते से ही गायब हो गए कि किसी को मेरी चिंता नहीं है तो पढ़ के क्या करूँगा, इसलिए वो भी बंक करके पहुंच गए बगीचे में। बगीचे में चल गए आम के पेड़ पे, आम तोड़ा, आम खाने लगे। इधर मास्टर जी गोविंदा को याद कर रहे हैं। जब उनसे रहा नहीं गया तो गोविंदा को ढूंढने के लिए वो निकल लिए। गाँव वालों से पूछने लगे गोविंदा को देखा, गोविंदा को देखा। किसी ने गोविंदा को नहीं देखा। उधर पेड़ के ऊपर एक सांप प्रकट हुआ जो गोविंदा की तरफ बढ़ा और गोविंदा के ऊपर फन फैला के बैठ गया। उधर बाबा को एहसास हुआ, बाबा दौड़े। इधर मास्टर जी ढूंढ रहे हैं। तो साथियों देखते हैं गोविंदा के साथ क्या होता है। फिलहाल तो कथा को विराम देते हैं यही। अगले अंक में फिर आगे का भाग लेकर हाजिर होंगे। साथियों एक चीज बताना चाहते हैं, यह कथा बाबा के जीवन पर आधारित है। बाबा ने किस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन जिया, वो कथा है ये, ना कि किसी पुराण से उठाई हुई कथा है। तो ये बाबा की प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से आपको कथा सुनाई जा रही है। आप आगे जो सुनना चाह रहे हैं वो भी सुनाया जाएगा, लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। बहुत जल्द हम आपके इच्छा अनुसार कथा प्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल
बाबा की दिनचर्या अभी जहां तक पहुंची है उसी हिसाब से आप कथा को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सहयोग बनाए रखेंगे आगे। मैं समझता हूं कि मेरे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी भक्त हैं, उनकी नज़रों में साईं सचरित्र एक कथा है। नहीं दोस्तों, साईं सचरित्र तो एक बहुत ही सूक्ष्म रूपांतरण है कथा का। बाबा की जीवन चरित्र का बहुत ही सूक्ष्म रूपांतरण है। यह कथा तो आपको बाबा की डेली दिनचर्या की, कि बाबा के साथ कौन कौन संपर्क में आया, गांव वाले किस प्रकार व्यवहार करते थे, किस तरह से रहते थे, ये कथा उस माध्यम को, उस नजरिए को रखकर सुनाई जा रही है। और यह कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए जो भी भक्तजन कथा सुन रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यह कथा आपको बिल्कुल एक बाबा की, जो हमसे भी अभी बहुत कुछ छूट रहा है जो बाबा की दिनचर्या में शामिल था, लेकिन जो जो जानकारी हमने प्राप्त की है बाबा के रहन सहन जीवन के बारे में, वो आपके तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए दोस्तों साथ बनाए रखें। फिलहाल कथा को विराम दे रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे अगला अंक लेकर। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।